अब हम बात करने वाले हैं अगले समाजशास्त्री जिनका नाम है रैंडॉल्फ कॉलिंस साहब। रैंडॉल्फ कॉलिंस साहब का जन्म 1941 में हुआ। संघर्ष सिद्धांत के समर्थक युवा सिद्धांतकार रैंडॉल्फ कॉलिंस साहब का जन्म अमेरिका में हुआ। रैंडॉल्फ कॉलिंस साहब का जन्म अमेरिका में हुआ। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक, स्टैनफोर्ड से स्नातकोत्तर और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से शोध उपाधि PhD प्राप्त की। कॉलिंस साहब ने सैंटियागो वर्जीनिया विश्वविद्यालय सहित कई स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। संप्रति वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। कॉलिंस साहब की गणना फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्रियों में की जाती है। उनकी पुस्तक संघर्ष समाजशास्त्र व्याख्यात्मक विज्ञान की एक दृष्टि कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस 1995 उनके संघर्ष सिद्धांत की दृष्टि को स्पष्ट करती है। उन्होंने कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ, कोजर आदि विद्वानों के संघर्ष सिद्धांत संबंधी विचारों की समीक्षा कर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कॉलिंस साहब ने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोत को माना है, जो व्यक्ति और समूहों में निहित होती है। उनके अनुसार शक्ति के स्रोत हर व्यक्ति या समूह में बराबर के नहीं होते। किसी के पास ये स्रोत अधिक होते हैं और किसी के पास कम। जितने अधिक स्रोत उतनी ही अधिक शक्ति होती है व्यक्ति या समूह के पास। अतः कॉलिंस साहब के सिद्धांत का आधार स्रोत या संसाधन है। ये संसाधन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो सकते हैं। कॉलिंस साहब ने संघर्ष सिद्धांत की शुरुआत को मार्क्सवादी सिद्धांत से माना है, किंतु उनका सिद्धांत डेरनडॉर्फ की तरह मार्क्सवादी संघर्ष सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है। कॉलिंस साहब का संघर्ष का सिद्धांत सामाजिक संस्करण पर आधारित है। वे यह मानते हैं कि सामाजिक संस्करण एक ऐसी संस्था है जिसका जीवन के अनेक पक्षों संपदा, राजनीतिक, व्यवसायों, परिवारों, क्लबों, समुदायों और जीवन शैलियों आदि से संबंध होते हैं। स्थिरीकरण और संगठन की जड़ें रोजमर्रा के जीवन की अंतःक्रियाओं में गड़ी होती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत एक बहुकारकीय विश्व की एक कारकीय व्याख्या प्रस्तुत करता है। कॉलिंस साहब का संघर्ष उपागम मार्क्सवादी अथवा वेबरवादी सिद्धांतों की अपेक्षा घटना क्रियावादी और नरजातिपति शास्त्रीय उपागम से अधिक प्रभावित है। इन परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग करते हुए कॉलिंस साहब कहते हैं कि यद्यपि व्यक्तिगण स्वभावतः मिलनसार होते हैं, तथापि अपने सामाजिक संबंधों में विशेषतः वे संघर्ष प्रवण होते हैं। सामाजिक संबंधों में संघर्ष के उत्पन्न होने की काफ़ी संभावना होती है, क्योंकि किसी भी अंतःक्रियात्मक स्थिति में एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों द्वारा हिंसात्मक दबाव का प्रयोग किया जा सकता है। कॉलिंस साहब मानते हैं कि व्यक्तिगण अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति में अधिकाधिक वृद्धि करने के साथ साथ इसे बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि करने की भी इच्छा रखते हैं, और यह उनके स्वयं के संसाधनों के साथ साथ उन व्यक्तियों के संसाधनों पर निर्भर करती है जिनसे उनका काम पड़ता रहता है। वे कहते हैं कि लोग स्वार्थी होते हैं, अतः लड़ाई झगड़े की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि लोगों के हित नैसर्गिक रूप में विरोधात्मक होते हैं। संस्करण पर आधारित कॉलिंस साहब
के संघर्ष सिद्धांत के 3 प्रमुख तत्व बताए जा सकते हैं। पहला, कॉलिंस यह मानते हैं कि लोग अपने आत्मरचित व्यक्तिपरक विश्व में रहते हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तिपरक विश्व को प्रभावित करने या नियंत्रण करने की दूसरी व्यक्ति या व्यक्तियों के पास शक्ति होती है। तीसरा, दूसरे लोग बहुधा व्यक्ति को नियंत्रित करने का यत्न करते हैं जो उनका विरोध करते हैं। परिणामतः अंतर पारस्परिक लड़ाई झगड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। कॉलिंस साहब ने संघर्ष के इस राजनीतिक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है कि संघर्ष सही है या गलत है। वे तो इस यथार्थवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं कि संघर्ष सामाजिक जीवन की एक केंद्रीय एकमती प्रक्रिया है। डॉरेनड्रॉफ साहब के बृहद स्तरीय संघर्ष सिद्धांत की अपेक्षा कॉलिंस साहब का सिद्धांत सूक्ष्म स्तरीय है। फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र के बृहद स्तरीय उपागम की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने संघर्ष को यद्यपि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा है, फिर भी उन्होंने इनकी समाजगत दृष्टि की उपेक्षा नहीं की। वास्तव में कॉलिंस साहब ने अपने संघर्ष सिद्धांत में सूक्ष्म और बृहद दोनों स्तरीय दृष्टियों का समन्वय करने का यत्न किया है। कॉलिंस साहब की यह विशेषता रही है कि उन्होंने जहां एक और कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खैम जैसे तीनों ही समाजशास्त्र के दिग्गजों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कुछ न कुछ ग्रहण किया है, वहाँ दूसरी ओर इरविंग गॉफमैन, हेरोल्ड गॉडफिंगर जैसे अंतःक्रियावादी लेखकों के विचारों का भी अपने लेखनों में जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख पुस्तक जो हैं कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवार्ड्स एन एक्सप्लोरेटरी साइंस, जो 1975 में प्रकाशित हुआ। इनके अलावा भी और कुछ पुस्तकें हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले समाजशास्त्री जिनका नाम है अगस्त कॉम्ट। उनका जन्म 1798 में हुआ और उनकी मृत्यु 1857 में हो गई। अगस्त कॉम्ट साहब जो है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिज्म और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट साहब को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट साहब ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी। यद्यपि वे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाज के बारे में समाजशास्त्रीय ढंग से सोच विचार किया। इनके पूर्व सेंट साइमन भी इसी ढंग से समाज के बारे में सोच विचार कर रहे थे, जिनके विचारों को उन पर निश्चित प्रभाव पड़ा है। अगस्त कॉम्ट साहब की शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी, अतः प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल के आधार पर वे मानव समाज के अध्ययन के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता को महसूस करते थे। उनका विचार था कि समाज का अध्ययन भी उसी प्रकार वैज्ञानिक तौर तरीके से किया जाना चाहिए जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है। अपनी इसी धारणा को मूर्त रूप देने हेतु उन्होंने एक नए सामाजिक विज्ञान की आधारशिला रखी, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स का नाम दिया। किंतु इस नाम के बारे में काफ़ी आलोचना, प्रत्यालोचना और मत भ्रांति उत्पन्न होने के कारण कुछ समय के बाद स्वयं अगस्त कॉम्ट साहब ने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र कर दिया। अगस्त कॉम्ट साहब ने कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र को भी समाज के मूलभूत नियमों की खोज के लिए अनुभविक एम्पिरिकल विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मानवीय दशाओं में सुधार की महती भूमिका अदा करने में समाजशास्त्र द्वारा मानवता का बड़ा भला हो। अगस्त कॉम्ट साहब ने विज्ञानों के एक पदानुक्रम हायरार्की का निर्माण किया है, जिसकी शुरुआत आधार के रूप में उन्होंने गणित शास्त्र से की। गणित शास्त्र के बाद उन्होंने
नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और पानी शास्त्र से गुजरते हुए अंत में विज्ञानों की इस क्रमिक श्रृंखला में सर्वोपरि समाजशास्त्र को रखा है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विज्ञान एक नैसर्गिक एवं तार्किक रूप में विकसित होते हैं। सबसे पहले वह विज्ञान विकसित होता है जो सबसे कम जटिल हो तथा जिसका सरोकार समान घटनाओं से हो और मानवता से अत्यंत दूर हो। सबसे अंत में वह विज्ञान विकसित होता है जो सबसे जटिल हो और मानवता से अत्यंत निकट हो। इसी आधार पर उन्होंने गणित शास्त्र को सर्वप्रथम और समाजशास्त्र को सबसे अंतिम स्थान दिया और उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। अगस्त काउंट साहब का जन्म दक्षिणी फ्रांस में एक बहुत छोटे राजकीय अधिकारी के घर सन 1798 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस के इकोल पॉलिटेक्निक संस्थान में हुई। उनके अध्ययन के प्रमुख विषय गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के पूर्व ही उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध छात्र हड़ताल में भाग लेने के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद वे फ्रांस के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता और मार्क्सवादी संस्करण के समाजवादी विचारों के प्रारंभिक प्रखर प्रवक्ता हेनरी द सेंट साइमन के पहले सचिव और बाद में सहयोगी बन गए। अगस्त काउंट साहब पर सेंट साइमन के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है, किंतु उनके संबंध बड़ी कटुता के साथ सन 1824 में तब टूट गए जब अगस्त काउंट साहब पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया, जिसे अगस्त काउंट साहब ने अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों का इस संबंध टूटने के पीछे यह विचार रहा है कि सेंट साइमन अपने लेखनों में अगस्त काउंट साहब के योगदानों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे, जिसके वे सच्चे हकदार थे। सेंट साइमन के साथ संबंध टूटने के बाद उन्होंने पेरिस में 12 वर्षों तक छोटे मोटे कार्य किए, किंतु दुर्भाग्यवश वहाँ भी जम नहीं पाए। कई जगहों से उन्हें निकाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस काल में उन्होंने मित्र कम और शत्रु अधिक बना लिए। अगस्त काउंट साहब का सामाजिक विज्ञानों को प्रमुख योगदान उनका मानव प्रगति का नियम है, जो ज्ञान के विकास पर आधारित है। उनकी मान्यता था कि सभी समाजों का विकास कई चरणों में हुआ है। इस मान्यता को स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने प्रगति का नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे ज्ञान के विकास का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। ये 3 स्तर धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक थियोलॉजिकल, दूसरा तत्वमीमांसीय या अमूर्त मेटाफिजिकल तथा तीसरा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक पॉजिटिविस्टिक है। इन्हीं के साथ मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। प्रथम धर्मशास्त्रीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या आधिदैविक आधार पर की जाती है और इसी आधार पर उस समझने का प्रयास किया जाता है। इस स्तर पर परिवार सामाजिक इकाई का आदि रूप था और राजनीतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक कर्मकांड संपादित करवाने वाले और सैनिकों के हाथ में हुआ करती थी। द्वितीय तत्वमीमांसी स्तर पर व्याख्या और बोध के स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता था। इस काल में मध्ययुग और पुनर्जागरण काल सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास चला गया। तृतीय और सर्वोच्च प्रत्यक्षवादी अर्थात वैज्ञानिक स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण और तुलना के आधार पर किया जाता है।
अगस्त काउंट साहब ने कहा है कि मानवीय ज्ञान और बौद्धिक विकास के वैज्ञानिक चरण की शुरुआत अभी मेरे काल में हुई है। अगस्त काउंट साहब के अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी आने वाले दिनों में विज्ञान की विधियों, अवलोकन, प्रयोग एवं तुलना आदि का प्रयोग प्रगति और सामाजिक व्यवस्था के नियमों की व्याख्या और समझने के लिए कर सकेगा। अगस्त काउंट साहब का यह त्रिस्तरीय प्रगति का नियम समाज के उद्विकासवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। मानव प्रगति के नियम से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण धारणा को भी स्पष्ट करने का श्रेय अगस्त काउंट को दिया जाता है। अगस्त काउंट साहब के अनुसार समाज साम्यव ऑर्गेनिज्म का एक रूप है। समाज और साम्यव दोनों में ही संरचना और प्रकार की समानता देखी जा सकती है। पेड़ पौधों और पशुओं की भांति समाज की भी एक संरचना होती है, जिसकी रचना कई अंतर संबंधित भागों से मिलकर बनती है। इस संरचना का उद्भव सरल से धीरे धीरे अधिक जटिल रूपों में होता जाता है। जैविक प्रतिरूप मॉडल को एक आधार के रूप में प्रयोग करते हुए अगस्त काउंट साहब ने कहा है कि श्रम विभाजन के माध्यम से सामाजिक अधिकाधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता जाता है। धर्म और भाषा सहित श्रम विभाजन ने सामाजिक एकता का निर्माण किया है, किंतु साथ ही इनके द्वारा वर्गों में तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नया सामाजिक विभाजन भी उत्पन्न हुआ। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसके संबंध में अगस्त काउंट साहब ने समाजशास्त्र के अध्ययन के कई विषयों का सुझाव दिया है, जैसे आर्थिक जीवन, शासन संबंधी व्यक्तिगतता के स्वरूप, पारिवारिक संरचना, श्रम, भाषा और धर्म आदि। उन्होंने इन विषयों के अध्ययन के लिए यद्यपि समाजशास्त्र का किन्हीं उपक्षेत्रों में वर्गीकरण तो नहीं किया है, फिर भी अध्ययन की सहूलियत की दृष्टि से उन्होंने समाजशास्त्र के सभी विषयों को दो प्रमुख भागों में बांटा है, यथा सामाजिक स्थिति, सोशल स्टैटिक्स और सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स। सामाजिक स्थिति समाज की संरचना, स्ट्रक्चर को प्रकट करती है। अगस्त काउंट के शब्दों में यह सामाजिक स्थिति की समाज के विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया की खोज से संबंधित है। इसमें सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की खोज की जाती है। इसके विपरीत सामाजिक गति में समाज रूपी जीव के परिवर्तन की प्रतिक्रियाओं और स्वरूपों के अध्ययन पर केंद्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत समाज का विकास, परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन के निर्धारक तत्वों की खोजबीन की जाती है। अगस्त काउंट साहब का विचार था कि समाजशास्त्र का प्रयोग एक साधन के रूप में अधिक न्यायसंगत और तार्किक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए किया जा सकता है। अगस्त काउंट साहब के लेखनों से एक बात अभी उजागर हुई है कि उनकी रुचि गहन और अनसुलझी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने में भी थी। उनके बाद के लेखनों से मनोभावों और उद्वेगों के अध्ययन में उनकी इस रुचि का पता चला है। समाजशास्त्र में अगस्त काउंट साहब के अधिकांश विचारों का अब कोई प्रभाव शेष नहीं है। वे अब इतिहास की वस्तु बन गए हैं, किंतु वैज्ञानिक अवलोकन एवं परीक्षण, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक समाजशास्त्र संबंधी उनके विचार आज भी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण एवं सार्थक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में पहला हो गया द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 और 1842 के बीच में प्रकाशित हुआ। दूसरा हो गया डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट, जो 1844 में प्रकाशित हुआ। तीसरा हो गया रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो 1856 में प्रकाशित हुआ। इनके अलावा भी उनकी कुछ पुस्तकें हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक जो हैं यही 3 हैं जिनका उल्लेख हमने किया है। और अगस्त काउंट साहब का जो जीवन कृति, उनकी जो
अपने जीवन में जो उन्होंने कुछ किया उनका उल्लेख किया है और उनकी पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट है उनका उल्लेख किया गया है। जय सोशियोलॉजी, जय समाजशास्त्र।